शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। 2019 का समय, देश के कुछ युवा अपने बोर्ड्स एग्जाम को लेकर बहुत परेशान थे, तो कुछ वैलेंटाइन की तैयारियां कर रहे थे। उधर देश में इलेक्शंस की जोरों शोरों से तैयारियां भी चल रही थीं, क्योंकि मार्च में इलेक्शन की तारीखें आने वाली थी। लेकिन 14 फरवरी 2019 के दिन कुछ ऐसा हुआ कि हंसता खेलता ये पूरा देश एक लम्हे में मातम और शोक की लहर में डूब जाता है और देश के युवाओं के अंदर एक अलग ही आक्रोश और गुस्सा भर जाता है। दरअसल 14 फरवरी दोपहर के 3 बजे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF का काफिला श्रीनगर जम्मू हाईवे से गुजर रहा था। CRPF की गाड़ियों में बैठे देश के सैनिक, जिसमें कुछ अपने परिवार वालों से फोन पर बात कर रहे थे, तो कुछ आपस में अपनी बटालियन के बारे में बात कर रहे थे। इस पूरे काफिले में 78 गाड़ियां थी, जिनमें CRPF के तकरीबन 2547 जवान थे। इनमें से ज्यादातर वो जवान थे जो छुट्टी से अभी बस वापस ही लौटे थे। जैसे ही ये काफिला पुलवामा की सड़कों पर पहुंचता है, उसी वक्त जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने 350 किलो विस्फोटक से भरी SUV उससे भिड़ा दी। विस्फोट की चपेट में आई 2 बसों में से एक के बुरी तरह परखच्चे उड़ गए। इस हमले में 40 जवान शहीद हुए थे। कश्मीर में 30 साल से जारी आतंकवाद के दौर में ये अब तक का सबसे बड़ा हमला था। पुलवामा अटैक CRPF पर पिछले 9 साल में हुआ अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला था, क्योंकि अगर इससे पहले इस तरह के ही हादसों की बात की जाए तो अप्रैल 2010 में भी इस तरह का हादसा हुआ था। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के हमले में 76 जवान शहीद हुए थे। पुलवामा हमले को जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी आदिल अहमद डार ने अंजाम दिया था। डार को IED ब्लास्ट की ट्रेनिंग अब्दुल रशीद गाजी ने दी थी, जो POK के कैंप में इंस्ट्रक्टर रह चुका था। और ये वही हादसा था जिसने मोदी जी के इलेक्शंस के आंकड़े और उनके लिए एक स्टेज भी तैयार कर दिया था, क्योंकि इस हादसे के बाद मोदी जी ने जो सख्त कदम उठाया, उसने भाजपा पार्टी को एक ताकत दे दी। देखिए, किसी भी पार्टी के लिए इलेक्शंस उस दिल की तरह है जिसका धड़कना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये दिल नहीं धड़का तो किसी भी पार्टी की सांसें रुक सकती हैं। और पुलवामा का जो जवाब देश की सेना ने दिया, उसने सिर्फ देश को ही एक नई उम्मीद नहीं दी, बल्कि मोदी जी को इस वजह से जो देश की जनता का सपोर्ट मिला था, वो अपने आप में बीजेपी में जान भर देने वाला एक्शन था। और ये पहली बार था जब इतने बड़े लेवल पर बीजेपी को देश की जनता ने चुनकर उन्हें दोबारा वो शक्ति दी जिसे देश में लोकतंत्र का नाम दिया जाता है। पुलवामा अटैक से पहले जब इलेक्शंस की तारीखें अनाउंस की गई थी, तो मोदी जी के खाते में जो वोट आने वाले थे, उनकी प्रेडिक्शन 245 के आसपास बताई जा रही थी, जो अपने आप में एक बड़ी बात थी। लेकिन फिर पुलवामा की जवाबी कार्रवाई के बाद जो हुआ, उसने तो कुछ और आंकड़े देश के सामने रख दिए, क्योंकि वो आंकड़े न केवल 300 के पार जा चुके थे, बल्कि NDA के इस इलेक्शन में स्कोर क्रेड 108 सीट से और बढ़कर सीधा 353 तक जा पहुंचे थे और बीजेपी ने इतिहास रच दिया था। और बस फिर इस इतिहास के रचते ही बीजेपी के महान लीडर रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्पीच हर जगह वायरल हो रही थी। लेकिन इसके बाद जब पुलवामा में जो अटैक देश के जवानों पर हुआ, उसको लेकर सत्यपाल मलिक, जो कि जम्मू कश्मीर के गवर्नर हुआ करते थे, उन्होंने बीजेपी की सरकार पर कई सवाल खड़े किए थे। और वो क्या थे, ये भी हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन 14 फरवरी के इस हमले के बाद देश की मौजूदा सरकार पर यह दबाव आ गया था कि वो इस पुलवामा में हुए हमले का जवाब कैसे दें, क्योंकि मोदी जी की पार्टी काफी दावे कर चुकी थी कि दुश्मन को उसकी भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। तो ये वक्त था उसके एक्शन में आने का और बताने का कि ये देश अब चुप रहकर सब सहने वाला देश नहीं है, बल्कि ये वो देश है जो घर में घुसकर मारेगा और घसीटेगा भी। और यही वो वक्त था जब मोदी जी ने अपने शब्दों से देश की जनता का दिल जीत लिया था कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। उस वक्त प्रधानमंत्री की तरफ से इस देश के लिए जो स्टेटमेंट आया था, वो ये था कि मैं अपने सीने में वैसी ही आग महसूस कर रहा हूं जैसी आपके भीतर है। इस हमले के एक ही दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हर आंसू का बदला लिया जाएगा। भारतीय सेना को खुली छूट दे दी गई और हम अपने हिसाब से और सही वक्त पर दुश्मन से बदला लेंगे। इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशंस यूनियन ने भी इस हमले को बुरी तरह क्रिटिसाइज किया था। Condemn today's attack in Jammu and Kashmir's Pulwama district and express our deepest condolences to the families of those who lost their lives and to the government
and people of India. और इसी बात का नतीजा ये था कि यूएन के साथ कई दूसरे देशों ने इस कायरता के खिलाफ लड़ाई में भारत का पूरी तरह सपोर्ट किया था। 2019 का समय वो था जब बीजेपी को सत्ता में आए हुए 5 साल हो चुके थे और अपने इस कार्यकाल को बढ़ाने के लिए उनको ये इलेक्शन जीतना बहुत जरूरी था और इसलिए उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में काफी बड़े बड़े दावे किए। और ये बात हम सब जानते हैं कि इस देश की जनता अब काफी प्रैक्टिकल हो गई है, जो दावों से ज्यादा करनी यानी एक्शंस पर ध्यान देती है, और यही करने का मौका बीजेपी को अब मिल गया था। भाई और बहनों, मैंने कल भी कहा है और आज भी दोहरा रहा हूं, इन शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और उसका यही एक्शन उसके फेवर में बढ़ चढ़कर बोला, जिसने न दुश्मन को एक सीख सिखाई बल्कि इंडियन पॉलिटिक्स का एक नया आयाम ही खोल कर रख दिया। 15 फरवरी को वायुसेना प्रमुख वेस्टर्न एयर कमांड हेडक्वार्टर पहुंचे। तीनों सेना प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री की मीटिंग हुई। तीनों सेना प्रमुखों ने पुलवामा हमले की जवाबी कार्रवाई का प्लान पीएम के सामने पेश किया। ऐसा नहीं है कि भारत ने इससे पहले पाकिस्तान को जवाब ना दिया हो, लेकिन हाँ, ये हालात और वक्त कुछ और था। आर्मी 2016 में पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक कर चुकी थी, इसलिए पाकिस्तान ऐसा किसी जमीनी हमले को लेकर पहले से ही अलर्ट था। नेवी ने समुद्र के रास्ते कराची पर हमला करने का ऑप्शन भी दिया, लेकिन पाकिस्तान को इसका भी आइडिया था, इसलिए इस तरह के किसी भी प्लान को ड्रॉप कर दिया गया। अब जो सबसे आखिरी ऑप्शन बचा था वो सिर्फ और सिर्फ एयर स्ट्राइक का था। बात अगर जरूरी नहीं होती तो उस रात तीनों सेनाएं इस लास्ट ऑप्शन पर तैयार ना होती, लेकिन बात जरा भी बिगड़ती तो दोनों देशों के बीच परमाणु जंग तक हो सकती थी। तो घूम फिरकर बात आती है देश के प्रधानमंत्री पर, क्योंकि फाइनल डिसीजन उन्हीं को लेना था, जो काफी क्रूशल भी था। अब फैसला पीएम मोदी को लेना था। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर एयर स्ट्राइक के लिए इस बात की मंजूरी भी दे दी। 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध भला कौन भूल सकता है, लेकिन उसके बाद एक बार फिर ये पहली बार था जब भारत और पाकिस्तान क्रिकेट ग्राउंड को छोड़कर वॉर जोन में उतरने वाले थे और भारतीय वायुसेना पाकिस्तान में घुसकर उसके मुंह पर उसकी औकात का वो तमाचा मारने जा रही थी, जिसके बाद उसे इस बात का अंदाजा तो लगने ही वाला था कि दुनिया में सबसे पंगे लेने पर भारत का नाम सोचना भी गुनाह है। इसके बाद शुरू होती है अटैक प्लानिंग की, क्योंकि ये इस स्टेज का पहला लेवल था पाकिस्तान में जगह तलाश करने की। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में आतंकियों के 3 मेन ठिकाने बताए, जिसके बाद उन्होंने इन एरियाज की पूरी मैपिंग पीएम के सामने रख दी। इन एरियाज में जो सबसे पहला स्पॉट था वो था पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का बहावलपुर। इसके बाद जो दूसरा था वो था सवाल कैनाल और तीसरा था बालाकोट में। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का बहुत बड़ा कैंप था, लेकिन असली दिक्कत ये थी साहब कि वहां अस्पताल और स्कूल भी थे। लेकिन अगर वहां स्ट्राइक की जाती तो आम लोगों के मारे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो सकती थी और इस वजह से बहावलपुर में स्ट्राइक को अंजाम नहीं दिया गया। इसके बाद कैनाल जैश ए मोहम्मद का सबसे सेफ एंड सिक्योर ठिकाना था और यहाँ स्ट्राइक करना बिल्कुल भी सेफ नहीं था, इसलिए इस पर भी कोई सहमति नहीं बनी। कुनहर नदी के तट पर बसा बालाकोट पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मंशेरा जिले में है। ये एलओसी से करीब 50 किलोमीटर दूर और इस्लामाबाद से 160 किलोमीटर है। वहाँ जैश ए मोहम्मद, और यही वो आदमी था जिसने पुलवामा हमले की जिम्मेदारी भी ली थी, चीफ मसूद अजहर का साला यूसुफ अजहर रहता था। करीब 6 एकड़ में फैला ये कैंप 2005 में बना था। खुफिया रिपोर्ट्स और एनालाइज करके देखा तो बताया जाता है कि यहाँ तालीम उल कुरान नाम के मदरसे की आड़ में टेरर एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया जाता था और यहाँ टेरर फंडिंग के साथ साथ ट्रेनिंग्स भी चलती थी। लेकिन इन सबूतों को और मजबूत करने के लिए भारतीय एजेंसियों ने जब इस एरिया से जुड़े रिकॉर्ड्स खंगाले तो उन्हें और भी कुछ तस्वीरें मिली। मेन बिल्डिंग की मैपिंग के बाद फाइनली ये आइडिया लग गया कि बिल्डिंग किस शेप की थी, कौन सा कमरा कहां बना हुआ है और किस कमरे में कितने आतंकी हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट जानकारियां भारतीय एजेंसी को मिल चुकी थी और फाइनली ये भी पता चल गया था कि इस कैंप में कुल 300 आतंकी हैं। जी हाँ, यानी 16 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह 9 बजे कैबिनेट कमेटी की बैठक की। 18 फरवरी को एनएसए अजीत डोभाल ने एक बैठक बुलाई। इसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख और रॉ चीफ भी थे। इस मीटिंग में एयर स्ट्राइक का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया और इस नाम को रखने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि इस ऑपरेशन के बारे में कोई नया न पहचान सके। ऑपरेशन बंदर, ताकि इसके नाम से कोई मतलब समझ ना सके। ऑपरेशन की सीक्रेसी बनाए रखने के लिए सभी अपने रूटीन कामों में लगे रहते हैं। पता नहीं आप में से कितने लोगों को ये याद होगा या नहीं, लेकिन 25 फरवरी की सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल का उद्घाटन भी किया था।
मोदी के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख भी वहां पर मौजूद थे। उसी शाम एयर मार्शल हरि कुमार की फेयरवेल पार्टी हुई और एयर मार्शल हरि कुमार ही ऑपरेशन बंदर को लीड कर रहे थे। ऑपरेशन के लिए 26 फरवरी का दिन चुनना भी एक जरूरी प्लानिंग का हिस्सा था। भारत के पास खुफिया जानकारी भी थी कि 25 फरवरी को बालाकोट कैंप में कुछ नए आतंकी भी आने वाले। इस वजह से एयर स्ट्राइक के लिए 26 फरवरी की तारीख तय हुई ताकि पुरानों के साथ नए आतंकियों को भी ठिकाने लगाया जा सके। तारीख 25 से 26 फरवरी 2019 रात 1:15 पर एक के बाद एक 20 मिराज 2000 विमानों ने ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी और ये काफिला पाकिस्तान को ये बताने के लिए था कि अगली बार उसने अपने बिल से निकलने की कोशिश की तो उसे उसके बिल में घुसकर मारा जाएगा। हिंदुस्तान की तरफ से निकले ये विमान 1000 किलो के इजरायली लेजर गाइडेड बम से लैस थे। जी हाँ, इन विमानों की ऊंचाई करीब 30,000 फीट थी। इसी बीच ये पता चला कि पाकिस्तान के 2 F-16 विमान हवा में उड़ रहे हैं। 3:43 पर 12 मिराज इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करते हुए पाकिस्तान में घुस गए। दूसरी तरफ बैकअप के लिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को भी तैयार रखा गया था। 4 सुखोई भारत पाक बॉर्डर पर उड़ रहे थे। बस फिर क्या था, बालाकोट, मुजफ्फराबाद और चकोटी तीनों ही जगहों पर जैश के ठिकाने थे और इन तीनों जगहों पर बम गिराकर इंडियन एयरफोर्स सेफली लौट आई। इस स्ट्राइक में कितने आतंकी मारे गए इसको लेकर भारत की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। बीजेपी के कई नेताओं ने 200 से 300 आतंकियों के मारे जाने की बात कही। तब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अमित शाह ने एक रैली में भी कहा था कि 250 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। लेकिन फिर इस बात पर विपक्ष कहां चुप रहने वाला था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, देश को यह जानने का हक है कि बालाकोट में हवाई हमले के बाद क्या हुआ, क्योंकि कई विदेशी मीडिया ने खबर दी है कि हवाई हमले में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। उधर कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, यह टेक्निकल पीरियड है, खुले में तो सैटेलाइट के माध्यम से सारी तस्वीरें सामने आ जाती हैं। जैसे अमेरिका ने लादेन को मारने के सारे एविडेंस पूरे विश्व को दिए थे, उसी तरह के एविडेंस हमें भी देने चाहिए। इसके बाद एनटीआरओ ने एक रिपोर्ट में बताया कि जिस वक्त ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था ना, जैश ए मोहम्मद के ठिकाने के पास 200 मोबाइल एक्टिव थे। वहां आतंकियों की मौजूदगी के सबूत पाए गए। एनटीआरओ भारत सरकार की तकनीकी खुफिया एजेंसी है। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। हालांकि पाक सेना की तरफ से मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि भारत ने खाली पहाड़ियों पर बम गिराए हैं, बस कुछ पेड़ों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि पाकिस्तान ने 43 दिनों तक उस जगह पर किसी मीडिया को जाने की इजाजत नहीं दी थी। लेकिन पाकिस्तान को इंडिया के इस रिप्लाई की वजह से इलेक्शन में जो बीजेपी के लिए चेंज आया वो ना भुलाया जाने वाला था, क्योंकि बालाकोट एयर स्ट्राइक के पहले जनवरी में पब्लिश हुए ज्यादातर सर्वे में बताया गया कि बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिलेगा। कुछ सर्वे ने बीजेपी को 220 सीटें ही दी थी, लेकिन जो नतीजों में हुआ उसने तो सारे सर्वेस को हिलाकर ही रख डाला। इस नतीजों में बीजेपी को 303 और एनडीए को 353 सीटें मिली थी और बनी थी एक ऐसी सरकार जिसके बारे में दुनिया भर में चर्चाएं हो रही थी। CSDS लोक नीति के सर्वे के अकॉर्डिंग बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए 77% वोटर्स की पहली पसंद नरेंद्र मोदी थे। सिर्फ 8% लोगों ने राहुल गांधी को पसंद किया। बीजेपी के लिए वोट करने वालों में से 32% यानी हर तीसरे वोटर का कहना था कि मोदी की वजह से ही भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की है। अगर बीजेपी मोदी की जगह किसी और को आगे करती तो वो उसे वोट नहीं करते और ये नतीजे कांग्रेस की सरकार के लिए उसके ताबूत में आखिर कील की तरह काम कर गए, जिसके बाद कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। लेकिन इसके बाद जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे सत्यपाल मलिक ने आर्म्ड फोर्सेस की सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर सत्ता में बैठी सरकार पर सवाल दागे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने सेना की सेफ्टी के लिए पुख्ता इंतजाम किए ही नहीं थे। खैर, ये तो वो बातें हैं जो होती रहेंगी, लेकिन हाँ, इसमें 100% की सच्चाई ये है कि इसके बाद ही मोदी जी को इलेक्शन में जीत मिली और वो भी इतनी बड़ी कि वो आज तक दिखाई दे रही है। आपकी क्या राय है इसमें हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।